होता है और उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होते हैं, वो अपन देखेंगे, क्योंकि अपन को आंसर दिया है तो अपन को देखना ही पड़ेगा। देखिए, स्टेट सक्सेशन क्या है? एक प्रोसेस है इंटरनेशनल लॉ में जो कि डील ये करता है कि देखो, जो राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसी एक स्टेट की, वो किसी दूसरे स्टेट को दे दी जाती है। ठीक है, हम्म। समझ गए? हम्म। और अब फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, या फिर इससे आप क्या करते हो, एक नए स्टेट का गठन करते हो। जैसे मान लो ये एक स्टेट है, तो आपको हम्म। लगा कि यार इससे छोटा पड़ रहा है, हमारे पास इतनी सही जगह है, तो आपने क्या करा, एक नया स्टेट बना लिया, और इससे जितने से स्टेट की जो राइट्स, ड्यूटीज वगैरह सब कुछ थी, वो आपने क्या कर दी, पूरे स्टेट की कर दी। और स्टेट डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट, या फिर आपको जो एक स्टेट है उसको ही खत्म कर दिया, डिसोल्व कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी भी स्टेट के राइट्स, लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस वगैरह को एक स्टेट से दूसरे का ट्रांसफर कर देते हो, या कुछ मेजर चेंज कर देते हो, तो उसे कहते हैं स्टेट सक्सेशन, है ना? दिस प्रोसेस कैन अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस इंक्लूडिंग ट्रीटीज, डेब्ट, सिटीजनशिप एंड ट्रीटीज। ये जो प्रोसेस है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है, जैसे कि रिलेशंस को, दो देशों के संबंध को, दो देशों की ट्रीटीज को, दो देशों के उधार को, सिटीजनशिप को, टेरिटरीज को, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग स्टेट सक्सेशन इज अ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी एंड इंश्योरिंग दैट लीगल एंड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अपहेल्ड आफ्टर सच सिग्निफिकेंट और पॉलिटिकल चेंजेस। इसमें बोला है, इसमें बताया गया है कि स्टेट सक्सेशन को समझना अपन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टेबिलिटी बनी हुई है दो देशों के या अन्य जितने भी बहुत सारे देश है, उन दोनों, उन सभी का अपन आपस में क्या है, तालमेल है। अब मान लो ये देश है, इसका सक्सेशन के साथ ये एक नया देश बन गया, तो उसका इन देशों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो समझने के लिए अपन को स्टेट सक्सेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही में जो लीगल और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसी एक राज्य की, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और जो स्टेट सक्सेशन होता है उसमें एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंज भी होता है। पॉलिटिकल चेंज इसलिए होता है क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स ही बड़ी बदल जाती है वहाँ की। समझ गए स्टेट सक्सेशन का इंट्रोडक्शन? हम्म। अब आप इसका पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे मीनिंग। मीनिंग देखिए, मीनिंग ये बोलता है, इट सेज स्टेट सक्सेशन रिफर्स टू द लीगल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस by which a new state assumes the right and obligation and responsibilities of the predecessor state after changes in its territorial boundaries, governance और sovereignty। मतलब कि स्टेट सक्सेशन क्या है? स्टेट सक्सेशन है एक लीगल और पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक नया स्टेट बनाया जाता है, जिसके अपने अधिकार होते हैं, अपने ऑब्लिगेशन होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो कि कहाँ से मिलती है उसको, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब उसके पहले वाला स्टेट, मतलब जो पहले स्टेट था उससे वो अपने नया स्टेट बनाया। जो पुराने वाला स्टेट है उसके राइट्स, लाइबिलिटीज, जो स्टेट है उसका सक्सेशन होता है। सर प्रीडिसेसर स्टेट मतलब पीछे का स्टेट। प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला, और उसकी पीछे का नहीं। पहले वाला मतलब कैसे, जिस स्टेट की, मतलब ऐसे उसकी, उसको नया स्टेट बना दिया या फिर आधा टुकड़े कर दे तो ये प्रीडिसेसर स्टेट हो जाएगा। और आफ्टर जैसे कि चेंजेस एग्जांपल इन के लिए, टेरिटोरियल एग्जांपल के लिए बाउंड्रीज, बताता उसकी हूँ, बाउंड्रीज इसको चेंज एग्जांपल कर के दी। लिए समझना। तो सपोज मान लो मध्य प्रदेश एक देश है, हम्म। मध्य प्रदेश से केस से काट के अपन क्या बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया। हम्म। तो अब मध्य प्रदेश तो एक राज्य है इसी पहले से जो था, लेकिन अब उसकी बाउंड्री चेंज हो गई, नया राज्य बन गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का प्रीडिसेसर कौन हुआ? मध्य प्रदेश। समझ गए? द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द स्टेट सक्सेशन इज इंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन द इंटरनेशनल, अरे यहाँ तो मुझे पढ़ाइए ना, इट ऑकर्स इन द केसेस सच एज द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट। यानी कि कब कब होता है डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट? इससे भी होता है डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट, मतलब सपोज मान लो ये अलग अलग देश है, और इनमें से एक देश खत्म ही हो गया, तो बस जो ये बचे कितने, ये बचे अब डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन मतलब वही अंग्रेजों ने भारत पे राज करा था, तो पहले अपन क्या कहलाते थे? ब्रिटिश एम्पायर कहलाते थे। फिर अब वो आज़ाद करके अपन को चले गए, तो अपन क्या कहलाने लगे? अपन इंडिया कहलाने लग गए। पहले भी इंडिया ही कहलाते थे लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आते थे। तो अपना नया जन्म हुआ आज़ादी के बाद, ऐसा कह सकते हैं। एनेक्सेशन हो सकता है। एनेक्सेशन मतलब जोड़ना, सेसेशन मतलब सेपरेट कर देना। एनेक्सेशन का मतलब होता है कि ये एक स्टेट है, इसके साथ इसको भी जोड़ दिया। और सेसेशन मतलब होता है कि ये दोनों पहले से हैं लेकिन इसमें से अब इसको हटा दिया।
The primary concern of the state succession is ensuring continuity in the international legal relation, particularly regarding the continuation or termination of the treaties, the assumption of debt and protection of the citizens' right. देखो, स्टेट सक्सेशन का सबसे प्राइमरी कंसर्न ये होता है कि चाहे कोई भी देश बने घटे, चाहे आगे आए पीछे आए, कम हो ज़्यादा कुछ भी हो, लेकिन जो इंटरनेशनल लीगल रिलेशंस है वो बने रहे, वो कंटिन्यू रहे। साथ ही में जो ट्रीटीज़ हैं वो या तो समय समय पर बनती रहे, यानी कि मान लो कि नया देश बना है तो नई ट्रीटीज बनाओ, और मान लो देश खत्म हो गया है तो ट्रीटीज को टर्मिनेट करो, ट्रीटीज को खत्म करो। और जो उधार है, जो डेप्ट होते हैं एक देश से दूसरे देश के, उनको अजम्पशन करो, उनका कैसे कैसे लेन देन करना है उसकी व्यवस्था करना, और साथ में उस देश के जो राइट्स है, सिटीजन्स है, उनके जो अधिकार है उनको भी प्रोटेक्ट करके चलना है। मान लो कभी ये देश है, इसने इस देश पे हमला कर दिया छोटे वाले पे, तो ये देश ने जैसे इस पे हमला करा तो इसके देश के लोग तो परेशान हो जाएंगे, इनके पास तो अब ना सरकार बचेगी, ना लोग बचेंगे, ना पावर बचेगी, कुछ बचेगा। पर उनके अधिकारों की सुरक्षा करना भी तो इंटरनेशनल लॉ का काम है। समझ गए? तो ये सब चीजें हैं सर। ये लास्ट की 3 लाइन बता दो। द प्राइमरी कंसर्न स्टेट सक्सेशन कंटिन्यू। यही तो बता रहा था तो थोड़ी दिमाग में बता रहा था कि नहीं। जब कोई स्टेट का सक्सेशन होता है तो उसका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है कि उसके इंटरनेशनल रिलेशंस, संबंध जो है, लीगल रिलेशन, वो बराबर बने रहे, चाहे 2 देश के हो, 10 देश के हो, कितने देश के हो आपस में। उसके बाद जो ट्रीटीज होती है, ट्रीटीज बनती है किसी देश के साथ, अपन एग्रीमेंट करते हैं, हाँ। तो वो या तो कंटिन्यू रहे जो नया स्टेट बना उसके साथ, या फिर टर्मिनेट कर दो। क्योंकि जो हो सकते हैं कि आपकी ट्रीटीज थी पुराने देश के साथ, तो अब आपको उसको बनानी है, आगे कंटिन्यू करनी है, खत्म करनी है, वो भी आपको तय करना होता है। साथ ही में जो डेट रहते हैं, डेट यानी कि जो पुराने, जो प्रीडिसेसर स्टेट था, पहले वाला स्टेट था, उसके जितने भी लोन होंगे, जितने भी उधार होंगे, उनको कैसे चुकाना है, उनको कैसे कन्वर्ट करना है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती, कंसर्न रखना पड़ता है। साथ में जो नया राज्य, नया स्टेट बना है, वहाँ के जो सिटीजन्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट भी करना है। तुम पहले वाला पढ़ रहे होंगे ना, जब मैं 3 लाइन बता रहा हूँ, नहीं, ऊपर वही वाला होंगे। पढ़ रहा था पर थोड़ा दिमाग में नहीं घुसा था। क्या? वही वाला पढ़ रहा था, थोड़ा दिमाग में नहीं घुसा था। तो कहाँ घुसा था? अरे मतलब एकदम से नहीं, स्वाइप हो गया था। स्वाइप हो गया था? लेफ्ट स्वाइप हुआ था, राइट स्वाइप हुआ था? अरे यार जान, स्किप बोलो ना, स्किप। स्वाइप क्या होता है? स्वाइप मतलब एकदम स्किप होता है वो। स्किप नहीं, स्किप तो छोड़ दिया। अच्छा, स्वाइप हो गया मतलब ऐसे आ रहा था फिर वैसे निकल गया। हाँ, निकल गया। वाह बेटे, कुछ भी मतलब। डेफिनेशन देखेंगे, स्टेट सक्सेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ न्यूली क्रिएटेड और अल्टर स्टेट अज्यूम्स राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इट्स प्रीडिसेसर स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये तो तुम्हें बता ही चुका हूँ। इसमें क्या है? द लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ विच ट्रीटीज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड राइट्स आर इनेक्टेड बाय द सक्सेसर स्टेट एंड हाउ डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द चेंज इन द सोवरेनिटी आर रिजॉल्व्ड। यानी कि किसी लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिसमें ट्रीटीज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, राइट्स जितने भी होते हैं सक्सेसर स्टेट के, वो सब डिटरमाइन किए जाते हैं, तय किए जाते हैं कि भैया अब नया स्टेट बना तो उसकी ट्रीटीज क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, क्या ऑब्लिगेशन होंगे, वहाँ के क्या अधिकार होंगे, क्या नहीं होंगे, वो सब डिटरमाइन करना पड़ता है, आपको तय करना पड़ता है। साथ ही में हाउ डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द चेंजेस ऑलरेडी आर रिजॉल्व्ड। और जब नया देश बना तो सीधी बात है, नई सॉरी नहीं आ रहा समझ। सॉवरेनिटी आई होगी, नई पावर आई होगी, नया सोवरेन पावर बनी होगी, तो उसके जो डिस्प्यूट होंगे उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे वो सब आपको तय करने पड़ते हैं। सर नहीं आ रहा समझ ये वाली लाइन। नहीं आई? इसको ऐसे समझो, इसमें बोला है कि जो स्टेट सक्सेशन होता है उसमें वो लीगल प्रोसेस होती है। स्टेट को सक्सेशन करना एक लीगल प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अगर मान लो कोई नया देश बनता है तो उसके क्या ट्रीटीज होंगे। ट्रीटीज होंगे मतलब क्या क्या जितने भी पुराने देश के साथ जो भी संबंध बन रहे होंगे, जो भी ट्रीटीज रही होंगी, वो अब नए देश के साथ कैसे रहेंगी, कैसे कैलकुलेट होंगी, कैसे मानी जाएगी, कैसे नहीं मानी जाएगी, वो सब चीज़ें तय की जाती है। उसके बाद जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं, मतलब जो पहले वाला देश का उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का नए वाले देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब चीज़ें देखी जाती है।
फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब भाई उसका खर्चा, उसका वित्त, उसका टैक्स वगैरह, उसके रिवेन्यू, उसका डेट, उसका उधार, सब कुछ। फिर उसके मान लो उस देश के क्या अधिकार है, वहाँ के लोगों के क्या अधिकार है, वो सब आपको डिसाइड करने पड़ते हैं जब नया देश बनता है तो। और उसके साथ में जो सॉवरेनिटी रहती है, यानी कि एक देश था पहले, उसकी अपनी सॉवरेनिटी होती है, यानी कि उसकी अलग सुप्रीम पावर होती है। अब नया देश बना है तो नया देश की अपनी सुप्रीम पावर है। तो अब सुप्रीम पावर को लेकर जो डिस्प्यूट्स होते हैं किसी भी देश में, उसको कैसे रिजोल्व करेंगे, वो सब चीजें इसमें देखी जाती है। समझ गए? जैसे कि भारत देश की सॉवरेनिटी कहाँ से डिसाइड होती है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। फोर्थ वाला, टाइप ऑफ स्टेट सक्सेशन। टाइप ऑफ स्टेट सक्सेशन में क्या है? स्टेट सक्सेशन कैन ऑकर इन अ डिफरेंट सिनेरियो ईच विथ इट्स ओन लीगल इम्प्लीकेशन। द मेन टाइप्स ऑफ स्टेट सक्सेशन आर, पहला टोटल सक्सेशन। टोटल सक्सेशन मतलब this occurs when an entirely new state is formed replacing the predecessor state. It is often the result of the dissolution of the state or the emergence of a new state from a previous one. सर टोटल सक्सेशन में होता है क्या? प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाला स्टेट, हाँ भाई। और सक्सेसर मतलब? है सक्सेसर मतलब जो नया वाला बना है। ठीक है। तुम्हें सक्सेसर का अभी तक समझ नहीं आया? तो अपन वही तो पढ़ रहे हैं। नहीं, प्रीडिसेसर का पता था। अरे तो मेरा भाई, अपन क्वेश्चन ही सक्सेशन का पढ़ रहे हैं। नहीं, सक्सेसर ये प्रीडिसेसर है और ऊपर सक्सेसर है। सक्सेशन नहीं बोल रहा हूँ, सक्सेसर। हाँ तो सक्सेसर वही जिसका सक्सेशन हुआ है, मतलब जो नया स्टेट बना है वो क्या है? सक्सेसर है। और पुराना वाला स्टेट क्या था? प्रीडिसेसर था। तो सक्सेशन होना मतलब ये स्टेट क्या कहलाएगा? सक्सेसर कहलाएगा। समझ गए? चलिए, इसमें बोला है कि टोटल सक्सेशन में क्या होता है कि आप इंटायरली एक पूरा नया राज्य ही, नया देश ही बना देते हो। कैसे बनाते हो? या तो जो पुराना वाला स्टेट है उसको पूरी तरीके से हटा देते हो। समटाइम्स आप पुराने वाले स्टेट को डिसॉल्व कर देते हो, या फिर पुराने वाले स्टेट में नए वाले स्टेट को जोड़ देते हो, मर्ज कर देते हो। तो इस तरीके से चीजें आप करते हो नया स्टेट बनाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल इन दिया है कि सोवियत यूनियन 1991 में 15 नए देशों में चेंज हुआ। ठीक है, कितने? 15। जो आज जिसको आप रशिया बोलते हो ना, तो रशिया भी उसका एक पार्ट था यूएसएसआर का। समझ गए? उसके बाद आता है पार्शियल सक्सेशन। पार्शियल सक्सेशन क्या होता है? दिस हैपेंस व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्टेट सीड्स टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, यानी कि पार्ट ऑफ द स्टेट नए स्टेट को बनाने के लिए यूज किया जाए, लिविंग द रिमेनिंग टेरिटरी विच इज ऑन राइट एंड ऑब्लिगेशन। वही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसा। मान लो कोई देश है, उसकी एक इतनी टेरिटरी निकाल के नया देश बनाने में मदद कर दी। ठीक है, जैसे कि मान लो एक देश ये है, एक देश ये है, अब इसकी इतनी मिला के इधर से इधर कर दी, तो इसका क्या हुआ? पार्शियल चला गया। ये अपने आप में वही का वही जो पुराना देश है वो रहेगा ही रहेगा, मतलब इसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। ये अपने आप में नया देश है और दूसरा नया देश यहाँ पे बना दिया है। समझ गए? दो अलग अलग देश बन गए। जैसे कि उन्होंने बोलिया है सेपरेशन ऑफ ज़ेकोस्लोवाकिया, जिसमें क्या होता है? ज़ेक रिपब्लिक नया बना था और स्लोवाकिया नया बना था। मतलब ज़ेकोस्लोवाकिया को दो अलग अलग चीज में वो कर दिया उन्होंने। ज़ेक अलग कर दिया, स्लोवाकिया अलग कर दिया। यानी कि एक देश ये था तो उसको काट के दूसरा देश बना दिया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। समझ गए? यस सर। और होता है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन मतलब वन टेक्स द कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी ऑफ अनदर बाय फोर्स और थ्रू द एग्रीमेंट, यानी कि एक देश ने दूसरे देश को अपने में मिला लिया, तो ये क्या कर लिया? इन्होंने एनेक्सेशन कर लिया। वो कैसे कर सकते हैं? या तो आप फोर्स के थ्रू कर सकते हो या फिर एग्रीमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। यानी कि उस पर हमला कर दो, सामने वाले पे उसको ऊपर हमला कर दो, आतंकित कर दो, बिल्कुल जाके उस पर कब्जा कर लो, या फिर एग्रीमेंट कर लो कि देखो बेटा ऐसा है कि तुमसे तुम्हारा देश सही से चल नहीं रहा है, एक काम करते हैं, हमें दे दो, हम चला देंगे। एनेक्सेशन मतलब नया स्टेट बनाना ना? यानी कि ये जो नया सर एनेक्सेशन मतलब वो जोड़ना। ठीक है, एनेक्सिंग स्टेट अज्यूम्स कंट्रोल इन द लीगल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द प्रीडिसेसर स्टेट, यानी कि जो एनेक्सिंग स्टेट होता है, यानी कि जो दूसरा देश जब जुड़ता है पुराने वाले देश में आके, तो जो पुराने वाले देश में जो नियम कायदे कानून होते हैं उसको मानना पड़ता है, क्योंकि आप आगे जुड़े हो पुराने वाले में। ठीक है, जैसे कि एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया बाय रशिया।
रशिया में 2014 में क्रीमिया देश को जोड़ लिया गया, तो जो क्रीमिया है वो रशिया के हिसाब से चलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ। ओके, अब इसके बाद आता है कॉलोनियल सक्सेशन। कॉलोनियल सक्सेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑकर्स व्हेन अ कॉलोनियल स्टेट गेन्स द इंडिपेंडेंस एंड द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट अज्यूम द राइट एंड ऑब्लिगेशंस दैट फॉर्मर कॉलोनियल पावर हैड विद इन द इंटरनेशनल लॉ। इसमें उन्होंने बोला है कि इस टाइप की चीज़ें जिसमें कि कॉलोनियल स्टेट जो होती है इनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। जैसे कि मान लो ब्रिटिश टाइम पे बहुत सारे देशों को उन्होंने आज़ाद करा, तो उससे क्या हुआ कि जो नए देश बने, नए देश मतलब वो थे पुरानी वाली, बट उन्होंने क्या करा कि अब उसको नया रूप मिल गया, नई गवर्नमेंट मिल गई, नए रूल्स वगैरह मिल गए, सब कुछ मिल गया, तो उसे भी आप नए स्टेट मानोगे। ठीक है, यानी कि उनको क्या अपने नए राइट्स, नए ऑब्लिगेशंस मिल जाते हैं। दैट द फॉर्मल कॉलोनियल पावर हेड विद इन द इंटरनेशनल लॉ, यानी कि वो सारे राइट्स एंड पावर जो कि कॉलोनियल पावर को इंटरनेशनल लॉ में जो थे वो सारे नए वाले को मिल जाते। जैसे कि अपन कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गए थे 1948 में। क्यों बन गए थे? क्योंकि ब्रिटिश भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा थी, तो जैसे अपन को 1947 में आज़ाद करा तो अपन अपने आप कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गए। चलिए, अब इसमें बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल पावर। एक एग्जांपल दिया कि भैया एक टाइम पे कॉलोनी की पावर से अफ्रीकन कंट्रीज को भी आज़ाद किया गया था। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सक्सेशन, क्या क्या सिद्धांत होते हैं? स्टेट सक्सेशन इज गवर्न्ड बाय द नंबर ऑफ की प्रिंसिपल, सम ऑफ व्हिच हैव बीन कोडिफाइड इन द इंटरनेशनल ट्रीटीज लाइक वियना कन्वेंशन। सक्सेशन ऑफ स्टेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटीज, यानी कि कुछ कुछ की प्रिंसिपल होते हैं, उनमें से कुछ इस कन्वेंशन में दिए हुए हैं। दिस प्रिंसिपल हेल्प क्लैरिफाई हाउ सक्सेशन इफेक्ट्स द कंटिन्यूटी ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। किस किस तरीके से जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं सक्सेशन होने के बाद कंटिन्यू रहते हैं। सबसे पहले होता है कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। ये बोलता है दिस प्रिंसिपल सजेस्ट द सक्सेसर स्टेट कंटिन्यूज मेनी ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रीडिसेसर स्टेट, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट। यानी कि जैसे कि मान लो कोई पहले वाला देश है, अब उससे नया देश बना है, तो जो नया वाला देश रहेगा उसके बाद वो सारे अधिकार, सारी ड्यूटीज रहेगी जो कि पहले वाले देश के पास थी। साथ ही में उस पुराने वाले देश की जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटीज रही होंगी वो नए वाले देश की भी रहेगी। समझ गए? सर इसमें कहाँ लिखा है? क्या? पेन से समझाओ ना आप। अरे यार, ये लिखा मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक। तुम यार गजब ही हो, मतलब मैं पेन नहीं चलाऊंगा तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा। नहीं। क्या है यार, सीधी सी बात है कि जब मैं यहाँ वाले हिस्सा जब पढ़ा चुका हूँ, ये वाला कंप्लीट हो गया है, तो मैं यही शुरू करूंगा ना। हाँ, तो यही तो है, और उसमें क्या पेन चलाने के लिखा है? ठीक है, क्या बता, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। जब है ना जो पुराना वाला स्टेट है ना, वो जब वो उसी का एक नया पार्ट बन जाएगा तो फिर उसकी जो राइट एंड ड्यूटीज रहेगी वो नए वाले स्टेट की भी रहेगी, और जो भी टीटी भी रहेगी वो भी नए वाले स्टेट की भी रहेगी। वेरी गुड, ये बोला। हाउएवर। अरे सर वापस सर 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 हाँ, बताओ ना। यही है जो तुमने मेरे को बताया, वही है, एग्जैक्टली वही है। जो सक्सेसर स्टेट है, नए वाले स्टेट है, उसके पुराने वाले स्टेट की राइट्स एंड ड्यूटीज भी उसके साथ आ जाएंगी, साथ में उसको पुराने वाले स्टेट की जो ट्रीटीज और एग्रीमेंट थे वो भी नए वाले स्टेट को मिल जाएंगे। समझ गए? ठीक है। यही तो था, और क्या था? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे झूठ बोलूंगा कि नहीं? तुमने गलत बताया, नहीं, सही बताया। मेरे को तो पता था, सही बोला मैंने जब बोला कि सही है तो सही है फिर, लेकिन मैंने ही लिखा इंटरनेशनल लॉ। आज से कितने साल पहले लिखा था मैंने? 150 साल पहले लिखा था, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। अरे तुम्हें बताया था ना मैंने उस दिन मेरे बारे में। कौन देखना आ रहा है? मैं आता जाता रहता हूँ। ठीक है। मैं 150 साल पहले भी था। मेरा उद्धार करने के लिए आते हो आप, मेरा उद्धार करने के लिए। इस बार मेरे को जज बनाने के लिए आए हो। हाँ, फिर 90 साल का जिया में फिर चला गया। उसके बाद फिर मैं आया था नेहरू जी के टाइम पे, फिर उसके बाद चला गया, फिर आया मैं हूँ मोदी जी के लिए। नहीं, मेरे लिए आए हो।
तुम तो वही सही, पर मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी से देश को बचाने के लिए मतलब ऐसा। हम्म, चलिए क्या बोलता है, हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज ऑटोमेटिक, यानी कि ये जो चीजें बता रहे हैं, जो सक्सेसर की बात कर रहे हैं कि राइट्स मिल जाएंगे, ड्यूटीज मिल जाएंगे, ट्रीटीज एग्रीमेंट मिल जाएगी, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। ये स्टेट जो सक्सेशन वाला स्टेट रहता है, जो नया स्टेट बनता है, उसके बाद ऑप्शन रहता है कि या तो वो पुराने वाले स्टेट के राइट्स और अधिकार को रीअफर्म कर ले, यानी कि मान ले, या फिर रिनाउंस कर देने की त्याग दे। दो चीज के बाद ऑप्शन है कि देखो भैया तुम्हारा पुराना वाला स्टेट था, अब तुम नए बन गए हो, तो तुम्हें पुराने राइट्स ऑब्लिगेशन रखने कि नहीं रखने, तुम्हारे पुराने ट्रीटीज एग्रीमेंट रखने कि नहीं रखने, अगर तुमको रखने हैं तो रखो, नहीं रखने हैं तो ऐसा बता दो। ये ऐसा करना पड़ेगा। हाउएवर दिस इज नॉट ऑटोमेटिक मतलब नॉट ऑलवेज ऑटोमेटिक। मतलब ऑटोमेटिक राइट्स और ड्यूटीज नहीं मिलते हैं, जैसे मतलब नया राज्य बना तो अपने आप उसको राइट्स और ड्यूटीज मिल गए, नहीं, उसको बताना पड़ेगा, लिखित में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं मेरे सारे अधिकार पुराने जो देश है, पुराना प्रीडिसेसर स्टेट है मेरा, उससे लेता हूँ। या तो ऐसा लिख के बता, या तो लिख के बता कि मैं नहीं लेता हूँ, मैं अपना खुद के बना रहा हूँ, नहीं। वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस। दूसरा होता है वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस। वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस का मतलब स्टेट आर नॉट ऑलवेज कंपेल्ड टू इनहेरेंट द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रीडिसेसर स्टेट, यानी कि जो स्टेट होते हैं वो कभी भी कंपेल नहीं किए जा सकते कि वो जो उनके पुराने स्टेट थे उसकी ऑब्लिगेशंस को इनहेरिटेट करें, यानी कि जो पुराने देश है उसकी जो भी जिम्मेदारी रही है वो नए वाले स्टेट के ऊपर आप थोप नहीं सकते। ठीक है, मतलब वो नए वाले स्टेट की इच्छा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी ले के नहीं ले। द सक्सेसर स्टेट में चूज विच राइट एंड ट्रीटीज इज विश टू कंटिन्यू टर्मिनेट, मतलब उसके ऊपर ऑप्शन है, वो चूज कर सकता है कि कौन से राइट, कौन से ट्रीटीज, कौन से अधिकार को वो कंटिन्यू रखेगा और कौन से को नहीं रखेगा। समझ गए? फिर आता है इक्विटी। दिस प्रिंसिपल इंश्योर दैट द सक्सेसर स्टेट assume its fair share of obligation and rights, specifically in the cases of debt division, territorial claim, international treaties, यानी कि जितने भी ऐसी सक्सेसर स्टेट रहते हैं वो ये अज्यूम करके चलते हैं कि देखो जो भी शेयर होगा ऑब्लिगेशंस में, राइट्स में, डेप्ट होते हैं, डेप्ट यानी जो उधार वगैरह है, टेरिटोरियल क्लेम है, इंटरनेशनल ट्रीटीज है, वो अगर दो देश आपस में तय कर ले कि पुराना वाला है नया वाला है, तो ये आपस में डिसाइड भी कर सकते हैं और सबको फिर इक्वल इक्वल मिलेगा। समझ नहीं आया, थोड़ा 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 ये है कि देखो एक है अपने पास दो स्टेट, एक है प्रीडिसेसर स्टेट और एक है सक्सेसर स्टेट। ये है प्रीडिसेसर स्टेट, ये है सक्सेसर स्टेट। अब क्वेश्चन ये कि प्रीडिसेसर स्टेट की कौन से राइट्स, कौन से ट्रीटीज, कौन से एग्रीमेंट, कौन से सब चीजें सक्सेसर स्टेट को मिलेगी। इसने बोला कि देखो इक्विटी होगी वहाँ पे। इक्विटी मतलब सपोज मान लो ये पुराना स्टेट था, ये अब नया स्टेट बना है, ये इतना तो ये नया है, ये पुराना है, तो अब मान लो पुराने स्टेट की 50% टेरिटरी अगर मान लो नए स्टेट में चली गई है तो इसको 50% ऑब्लिगेशन भी लेना पड़ेंगे। समझ गए? ये यूं नहीं हो सकता कि मैं खाली बस ट्रीटीज लूंगा, टेरिटरी लूंगा, मैं ऑब्लिगेशन नहीं लूंगा। देखो भैया अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो आपको इक्विटी करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। समझ गए? समझ गए हर्ष? हाँ सर। फिर आता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब ये कि सक्सेसर स्टेट टिपिकली इनहेरिट द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द प्रीडिसेसर स्टेट अनलेस मॉडिफाइड बाय नेगोशिएशन, ट्रीटीज और कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि ये बोल रहा है कि जो सक्सेसर स्टेट होता है वो एक्चुअली क्या करता है, ये स्टेट था नया स्टेट, वापस बता दो, ये स्टेट था पुराना स्टेट और ये बना है नया स्टेट, यानी कि पुराना रह गया नया बन गया। तो जो नया बना उसने करा क्या एक्चुअली, नए स्टेट ने पुराने स्टेट की जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, उसको अपने अंदर कर लिया है, इसलिए वो नया स्टेट बन गया है। ठीक है, ये सब कर होता है। ये कैसा होता है, टिपिकली होता है, ये जनरल रूल है। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो कि नहीं भैया हमको ये वाली जमीन नहीं देनी, मतलब ये देश है इसने बोला कि देखो तुम ये वाली जमीन मत लो, एक काम करो ये बाहर की जमीन है ये हम तुमको दिलवा देते हैं, तुम ये ले लो। या फिर अपन दोनों बीच में ट्रीटी कर लेते हैं कि तुम बाहर वाली जमीन तुम रख लो, अंदर वाली मैं रख लेता हूँ। या दोनों के बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अगर हो गया जमीन को लेके तो फिर लड़ते रहेंगे सालों साल जब तक लड़ना है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का हुआ है। ठीक है, यस सर। उसके बाद किस तरह के राइट्स जो है अराइज होते हैं, मिलते हैं स्टेट सक्सेशन में।
इन्होंने बोला है कि स्टेट सक्सेशन लीड्स टू द ट्रांसफर ऑफ द सेवरल की राइट्स फ्रॉम द प्रीडिसेसर स्टेट टू द सक्सेसर स्टेट। यानी कि जो स्टेट सक्सेशन होता है उनको अपने प्रीडिसेसर स्टेट से बहुत सारे सक्सेशन के राइट मिलते हैं। पहला राइट ओवर टेरिटरी, जमीन के ऊपर का राइट, जमीन को यूज करने का राइट। सक्सेसर स्टेट इनहेरिटेड द टेरिटोरियल बाउंड्री, जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज होती हैं उसके अंदर के जितने भी अधिकार रहते हैं उसको यूज करने का, वो सब किससे मिलते हैं? प्रीडिसेसर स्टेट से मिल जाते हैं। Although there may be adjustment through the negotiation, international dispute resolution और mechanism, यानी कि दो देशों के बीच में अगर जमीन को लेके कोई दिक्कत है तो आपस में नेगोशिएट करके या फिर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है उसका यूज करके उसको रिजोल्व भी कर सकते हैं। सर थोड़ा ही आया। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है? नहीं सर। फिर क्यों थोड़ा आ रहा है? फिर तो पूरा आना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है यार, ये तो देखो कितनी सिंपल बात बोली कि ये पुराना स्टेट है। ये मैं तुम्हें बार बार 10 जगह ड्राइंग बना के बता चुका हूँ। ये पुराने स्टेट से जब नया स्टेट बनता है तो उसे क्या मिलता है? बाउंड्री, जमीन, टेरिटरीज, यही तो मिलता है। ये पुराना स्टेट था, नया बना है, तो नए स्टेट को क्या मिला? पुराने वाले की जमीन मिली है ना। ठीक है, आगे आगे ये आगे। जमीन यही तो इसके अधिकार में मिल रही है, उसको और क्या मिल रही है? एक एक चीज अपन पढ़ रहे, बता ले दे के अपन घुमा घुमा के, उसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो। और ये ऑल थ्रो देयर में बी एडजस्टमेंट थ्रू नेगोशिएशन और इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये जो पढ़ा ना अपन ने, क्या पढ़ा? ये नेगोशिएशन, ट्रीटी, कॉन्फ्लिक्ट, वही वाली चीज यहाँ लिखी है कि अगर मान लो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ ट्रीटीज वगैरह होते हैं, कुछ भी दिक्कत होती है कि भैया तुम इतनी जमीन मत लो, तुम इतनी जमीन मत लो, तुम ये वाली मत लो, वाली मत लो, तो ये दोनों फिर आपस में नेगोशिएट कर लें, या तो फिर जहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्व होता है वहां चले जाए। ठीक है। ऐसा आपको नींद आ रही है? अरे भाई आती है यार। सुबह 8 बजे क्लास लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर 11 बजे से क्लास चले जाता हूँ, फिर 7:30 बजे से लगातार क्लास लेता हूँ जब तक तुम्हारी चलती है। थक जाते हैं। अभी क्या गर्मी भी है ना, तो थकान थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब ऐसा एग्जॉर्शन सा होता है। चलिए, ट्रीटीज राइट। ट्रीटी राइट में क्या होता है? जो स्टेट सक्सेसर होते हैं, सक्सेसर स्टेट होता है, वो सारे बेनिफिट वगैरह जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज में होते हैं, किसके द्वारा? प्रीडिसेसर स्टेट के द्वारा। यानी कि जो पहले वाले स्टेट के द्वारा जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज करी गई थी उसमें जितने भी बेनिफिट वगैरह रहे होंगे वो सारे सक्सेसर स्टेट को मिल जाते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर मल्टीलेटरल ट्रीटीज। यानी कि जो मल्टीलेटरल ट्रीटीज होती है, मल्टीलेटरल ट्रीटीज कौन सी होती हैं? 2 से ज्यादा। मान लो 1 2 3 4 5 बहुत सारे देश मिलकर कोई ट्रीटी करते हैं तो बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रीटीज। और बायलेटरल ट्रीटीज मतलब 2 देश मिलकर अगर करते हैं तो बायलेटरल ट्रीटीज। समझ गए? तो जो मल्टीलेटरल ट्रीटीज होती है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो 5 देश थे, 5 में से एक देश का कोई नया देश बन गया है, तो जो नया देश है उसका अपने आप उन 5 देशों के साथ ट्रीटीज मानी जाएगी। समझ गए? यस सर। फिर एग्जाम्पल में क्या दिया गया? इसका सक्सेसर स्टेट्स ऑफ द यूएसएसआर लाइक रशिया become parties to the multilateral treaties like a nuclear non proliferation treaties। यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज बनी गई थी रशिया के बनने के पहले। तो जब रशिया बना, कहीं से निकल के सोवियत यूनियन से निकल के जब रशिया बना, तो सोवियत यूनियन ने वो एग्रीमेंट कर रखा था, ट्रीटी कर रखी थी। तो रशिया जब नया बना तो अपने आप वो भी उस ट्रीटी का हिस्सा माना गया। यही बात है और कोई बात नहीं है। सी वाला, राइट्स ओवर स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट की प्रॉपर्टी पे क्या राइट होंगे देखेंगे। देखो, जो सक्सेसर स्टेट होगा उसके बाद इनहेरिटेंस राइट होगा किस चीज का? सर्टेन स्टेट ओन प्रॉपर्टीज। स्टेट ओन प्रॉपर्टी यानी कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती है। अब मान लो इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा एक देश है, अब इसकी यहाँ पर भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होंगी, यहाँ पे भी 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 होंगी, सब दूर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती है। जब नया वाला स्टेट जब यहाँ पे बनेगा तो ये सारी जितनी भी स्टेट ओन प्रॉपर्टी है वो नए वाले स्टेट के पास चली जाएगी। सच एज डिप्लोमेटिक मिशंस, मिलिट्री एसेट्स, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, ये सब की जो मिशंस वगैरह डिप्लोमेटिक अपन बनाते हैं ना, जैसे कि एम्बेसडर वगैरह का ऑफिस बना दिया, ये बना दिया। मिलिट्री एसेट्स जो होते हैं, आर्मी की जो जितनी भी चीजें रहती है वो सब। स्टेट ओन प्रॉपर्टी यानी कि पार्लियामेंट हुआ, कोर्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हुई, वो सब चीजें। ये सब चीजें किसके बाद चल जाती है? नए वाले स्टेट के बाद अपने आप चल जाती है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। मतलब या तो आप एग्रीमेंट करके एडजस्टमेंट कर लो,
पुराना वाला स्टेट बोल रहा कि नहीं ये जो हमारा ऑफिस है भैया ये मेन ऑफिस है, इसका यूज तुम मत करना, इसको हम ही यूज करेंगे। तो या तो तुम ऐसा एग्रीमेंट करके कर लो पहले से, नहीं तो फिर ये मान लिया जाएगा कि भैया जो उसकी बाउंड्री के अंदर आ रहा है वो सब उसके हैं। हम्म चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, सक्सेसर स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी। यानी कि जब ईस्टर्न यूरोप बना तो सोवियत यूनियन जब अलग हुआ ईस्टर्न यूरोप से, सोवियत यूनियन क्या है सर? सोवियत यूनियन की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब पे राइट मिला। क्या सोवियत यूनियन क्या है? सोवियत यूनियन जैसे कि अपना यूएसए है ना, हम्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वैसे ही जो जैसे यूक्रेन सुना है तुमने, हाँ यूक्रेन, रशिया, हम्म ऐसे टोटल मिला के 17 देश थे। हम्म जो अभी के जो 17 देश है टोटल, उन सबको मिला के एक सोवियत यूनियन बना हुआ था, और ये सब उस देश का छोटा छोटा हिस्सा थे, ये अलग से देश नहीं थे। लेकिन वो सोवियत यूनियन इतना बड़ा था कि उसको एक जगह से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था, तो उसको फिर अलग अलग करके 15 हिस्सों में बांटा गया, हम्म जिसमें से मतलब पहले 16-17 थे, लेकिन क्या हुआ जैसे क्रीमिया है वो रशिया में मिल गया, यूक्रेन भी कुछ दिन में रशिया में मिल ही जाएगा, तो ऐसी चीजें चलती रहती है। तो फिर ये सर इनकी ट्रीटी तो मतलब ये यूनियन तो टूट गया होगा फिर? टूट गया ना, बिल्कुल टूट गया वो तो। लेकिन फिर भी जैसे यूनियन ने जो ट्रीटीज कर रखी थी वो सब उनके सभी 15 देशों पे अप्लाई होती थी। हम्म चलिए सिटीजनशिप और नेशनलिटी की बात करेंगे, नागरिकता और देश की बात करेंगे। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द स्टेट सक्सेशन इज डिटरमाइनिंग द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस वाली सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ही क्या होती है, सिटीजनशिप स्टेटस। कि मान लो ये एक देश था, लोग पहले इस देश के नागरिक थे, अब लोग इस देश में चले गए, तो अब वो नागरिक इसके रहेंगे इसके हो जाएंगे, वो एक बड़ी दिक्कत है। तो इसमें बोला गया सक्सेसर स्टेट में चूज टू ग्रांट और डिनाई सिटीजनशिप टू फॉर्मर नेशनल ऑफ द प्रीडिसेसर स्टेट। यानी कि बोल रहा है कि जो नया वाला स्टेट है, नया वाला, वो डिसाइड करे कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको वो अपने देश की नागरिकता देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, उसकी इच्छा। या फिर सपोज मान लो ये एक देश था, ये पहले एक ही देश था, तो इसमें रहने वाले सभी लोग कौन कहलाते थे, पी देश के नागरिक कहलाते थे। लेकिन अब नया देश बना एस, तो अब जो एस देश के अंदर आ रहे हैं उनकी नागरिकता एस की तो रहेगी। साथ में अब एस स्टेट ऐसा नियम बना सकता है कि देखो भैया क्योंकि तुम पहले पुराने इस देश के भी नागरिक थे, तो तुम चाहो तो इस देश के भी नागरिक रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नया वाला देश बोल सकता है। ठीक है, यस सर। एग्जाम्पल, आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन इश्यूज सिटीजनशिप अरोज फॉर द फॉर्मर सोवियत यूनियन सिटीजन्स इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। यानी कि जैसे सोवियत यूनियन पूरा यूनियन में रहने वाले जितने भी लोग थे और जितने वो अलग अलग देशों में बटे उन सब के पास एक ही सिटीजनशिप थी आएगी सोवियत यूनियन की। तो सर अगर वो देश टूटा तो फिर दूसरे देश की जो देश टूटा था तो फिर जो प्रीडिसेसर स्टेट था तो फिर उसकी सिटीजनशिप रहेगी, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ वही तो बोल रहे हैं वो कि जो भी सोवियत यूनियन से टूट के जो नए देश बने, तो वो नए देश वाले जो लोग हैं उनके पास सोवियत यूनियन की भी स्टेटस सिटीजनशिप रह सकती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब उसमें डिपेंड करता है कि जो नए स्टेट है वो क्या चाहते हैं। अब जैसे मान लो कोई नया स्टेट है, सपोज यूक्रेन है, यूक्रेन ने बोल दिया कि नहीं भैया हम तुम्हें हमारे देश की नागरिकता ही देंगे, तुम सोवियत यूनियन की सिटीजनशिप नहीं रखोगे, तो ठीक है नहीं रखेंगे, ऐसा बोलना पड़ेगा। अब आता है ड्यूटी अराइजिंग ऑफ द स्टेट सक्सेशन। क्या क्या पहले अपने राइट पढ़ लिया, ड्यूटी पढ़ लो। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी कि आपको जो भी पैसा वगैरह है उसकी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। यानी कि सक्सेसर स्टेट में इनहेरेंट द फाइनेंशियल डेट, जो भी उधार वगैरह पुराने देश के रहे होंगे वो सब आपके ऊपर भी आ जाएंगे। इंक्लूडिंग द नेशनल डेट, यानी कि जो राष्ट्रीय लोन होता है, उधार होते हैं वो, लोन्स होते हैं वो, या फिर अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट आपने पहले से कर रखे हैं, कोई पैसे चुकाने का वादा कर रखा है, तो वो अगर मान लो पुराने वाले देश का था तो वो जो नया वाला देश बना है अब उतने एरिया के लिए उसके लिए भी आ जाएगा। However, the division of debt is often negotiated between the successor state and the other state or creditors। यानी कि जो नया स्टेट बना है वो चाहे
तो दूसरे राज्यों के साथ मिलकर अपने डेप्ट वगैरह है या फिर अपने प्रीडिसेसर के साथ मिलकर नेगोशिएट कर सकता है कि देखो भैया मैं इतना नहीं चुका पाऊंगा, मैं तो अभी नया नया बना हूँ, मेरे पास अभी है ही क्या, अभी तो मुझे खुद को ग्रो करने में टाइम लगेगा, तो कृपया करके जो तुम्हारा 10 लाख रुपए चुकाना था मैं उसकी जगह खाली 6 लाख ही चुका सकता हूँ प्लीज, ऐसा करके नेगोशिएशन कर लो। The successor state of the Yugoslavia inherited the financial obligation of the former state, which led to complex negotiation about debt distribution. यानी कि यूगोस्लाविया जब नया देश बना तो उसके पुराने देश से उसके ऊपर फाइनेंशियल डेप्ट, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गए, विच लेड टू कॉम्प्लेक्स, जिससे कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन हुए, बहुत सारे उलझे हुए नेगोशिएशन हुए अबाउट डेट डिस्ट्रीब्यूशंस। ट्रीटी ऑब्लिगेशन, ट्रीटी के ऑब्लिगेशन भी नए वाले स्टेट के ऊपर आ जाते हैं कि सपोज मान लो जो सक्सेसर स्टेट होता है वो चाहे तो, में लिखा है मतलब चाहे तो क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है क्या, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को अपने प्रीडिसेसर स्टेट, यानी कि जो पुराना वाला स्टेट है उससे जो नया वाला स्टेट बना है वो चाहे तो जो पुराने वाले स्टेट की जितनी भी ट्रीटीज के साथ जो भी जिम्मेदारी ऑब्लिगेशंस आई है वो उसको माने या ना माने, स्पेशली दोज रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट से संबंधित है वो आपको मानना चाहिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन संबंधित ट्रीटीज है तो उसमें आपको ऑलरेडी मानना ही पड़ेगा। रीजनल अगर एग्रीमेंट कोई हो रखा है तो वो आपको मानना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। फिर उन्होंने वापस एग्जांपल दिया है कि स्लेज और स्लोवाकिया ईच इनहेरिटेड ट्रीटी ऑब्लिगेशन फ्रॉम द स्लोवाकिया, ठीक है। फिर टेरिटोरियल डिस्प्यूट, अगर मान लो जमीन को लेके कोई विवाद है तो क्या करेंगे, द सक्सेसर स्टेट में इनहेरिटेड ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट और इश्यूज रिलेटेड टू द डिस्प्यूटेड रीजन्स रिक्वायरिंग इंटरनेशनल नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि जितने भी सक्सेसर स्टेट हैं वो क्या इनहेरिटेट कर लेते हैं, जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है उसको भी इनहेरिटेट करते हैं। इशू रिलेटेड टू द डिस्प्यूट रीजन्स रिक्वायरिंग इंटरनेशनल नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, सपोज मान लो एग्जांपल के लिए ये एक देश है, इसका ऑलरेडी ये जो बाउंड्री है इस तरफ वाली, इससे विवाद चल रहा है कि यार ये जो है इसका यूज सही से नहीं हो रहा है या इसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है या दूसरे देश को परेशान कर रही है इस बाउंड्री से कुछ भी। अब पता लगा यहाँ पे नया देश बन गया तो बाउंड्री तो नए देश के पास आ गई, तो वो जो डिस्प्यूट है इंटरनेशनल लेवल पे वो नए देश के साथ अब चलता रहेगा, समझ गए। समझ गए इंटरनेशनल के कैसे चलता रहेगा मतलब, जैसे कि एक बात बताता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझना, ये भारत है, हाँ, ये नेपाल है, या चाइना है, और यहाँ पे जो बाउंड्री है भारत की, नेपाल की, चाइना को लेके आए दिन विवाद चलते रहते हैं। अब मान लो इतने इतने क्षेत्र में भारत के अंदर से एक नया देश बना, कुछ भी, जैसे कि देश का नाम लिख लो आप शिव देश, ठीक है, नया देश बन गया। तो अब इतनी इतनी जो बाउंड्री है जो चाइना के साथ चल रही डिस्प्यूट में, तो वो शिव देश के अंदर आ गई, तो वो डिस्प्यूट अब शिव देश के साथ चलेगा, ऐसा समझ गए। वही है। फिर इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है, इसमें बोला है कि जो भी नया देश बनता है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जितने भी आपके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे डेट रिमाउंट फ्रॉम द प्रीवियस ऑब्लिगेशन और कॉन्फ्लिक्ट, वो सारे आपको सोल्व करने हैं जो आपको प्रीडिसेसर स्टेट से मिले हैं या प्रीडिसेसर स्टेट की वजह से आपके पास आए हैं, जो भी प्रीवियस ऑब्लिगेशंस वगैरह आए हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आए हैं, आप उन सबको इंटरनेशनल लेवल पे सोल्व करोगे, ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसी उम्मीद की जाती है। मतलब कैसे इंटरनेशनल है, नहीं आया समझ में आया? नहीं, हेलो, नहीं आया सर। देखो ऐसा है कि मान लो कोई देश है, उसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे अभी तक डिस्प्यूट चलते हैं। अब मान लो देश से टूट के नया देश बन गया, तो जो नया देश बना है उससे ये उम्मीद की जाती है कि भैया तुम्हारे जो पुराने विवाद है उनको तुम सोल्व कर लो, बस ये है। ठीक है, करना नहीं करना तुम्हारी इच्छा है, बट ये है कि तुमसे उम्मीद है लोगों को। रिकॉग्निशन, सॉरी, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, द स्टेट सक्सेशन इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। वही सक्सेशन क्या है, फंडामेंटल एस्पेक्ट है का इंटरनेशनल लॉ का। फंडामेंटल एस्पेक्ट मतलब बहुत मूलभूत चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Ensuring that the legal continuity of the state is maintained during the periods of the significant political and territorial changes, यानी कि जब जब कोई स्टेट बनता है तो उसकी लीगल कंटिन्यूटी बनी रहे, इस चीज से बहुत ज़्यादा डील किया जाता है। सिग्निफिकेंट और
कहेगा पॉलिटिकल और टेरिटोरियल जो चेंजेस उसमें हो रहे हैं, उस चेंजेस के दौरान उस देश की लीगल कंटिन्यूटी बनी रहे। यानी कि जब एक देश दूसरे देश में बनता तो ऐसा तो है नहीं कि चलो यार आज 17 तारीख है, 18 तारीख से तुम नया देश, नहीं, समय लगता है, सालों लग जाते हैं नए देश बनने में, नए देश की व्यवस्था करने में, नए देश के एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, लॉ बनाने में। तो जितनी भी चीजें हो रही होती है उस टाइम पे, ट्रांजिशनल पीरियड जो चल रहा होता है, उसमें उसका पॉलिटिकल और टेरिटोरियल जितने भी चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उनको लीगली कंटिन्यू करना जाता है स्टेट सक्सेशन के थ्रू। While successor states inherit many rights and obligation, यानी कि जो सक्सेसर स्टेट होता है उसको बहुत सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मिलते हैं। द प्रोसेस इज ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर केयरफुल नेगोशिएशन। लेकिन फिर भी जो ये प्रोसेस होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को नया स्टेट बनाना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत उलझी हुई रहती है, और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, नेगोशिएशन की। यानी कि सब चीज़ के लिए आपस में बैठ के आपको बात करना चाहिए, क्या राइट देने, क्या ड्यूटीज देने, कौन सी टेरिटरी देनी है, कौन सी नहीं देनी है, एक चीज़ के ऊपर बहुत केयरफुली नेगोशिएशन करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे, सपोज मान लो आपने बिना नेगोशिएशन कर लिया, देश बन गए, पता लगे 6 महीने बाद दोनों आपस में लड़ने लग गए, क्या मतलब, फिर एक ही रहते उससे अच्छा। फिर द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इक्विटी एंड वॉलंटरी एक्सेप्टेंस गाइड द ट्रांजिशन। जो प्रिंसिपल, जो कंटिन्यूटी, इक्विटी और वॉलंटरी एक्सेप्टेंस का अपन ने चीजें देखी है, वही सबसे ज्यादा गाइड करती है ट्रांजिशन पीरियड के टाइम पे, जब वो स्टेट एक दूसरे से चेंज होता है, तो उसमें किस तरीके से आपको कंटिन्यूटी बनानी है, कौन से ट्रीटीज मानोगे, कौन से लॉज, कौन से राइट आपके कंटिन्यू रहेंगे, इक्विटी कैसे होगी, डेप्ट वगैरह, फाइनेंशियल वगैरह कैसे मैनेज करेंगे, वॉलंटरी एक्सेप्टेंस यानी कि खुद क्या चीजें मानोगे, क्या क्या एक्सेप्ट करोगे, क्या नहीं करोगे, सब चीजें आपको देखनी रहती है। बट ईच सिचुएशन कैन बी यूनिक। हर एक सिचुएशन अपने आप में यूनिक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रिक्वायरिंग टेलर्ड सिचुएशन सॉल्यूशन, यानी कि बिल्कुल एकदम सिला हुआ प्रॉपर से सॉल्यूशन चाहिए, हर चीज का प्रॉपर टिका हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि उधरता उधरता चाहिए, बिल्कुल सिला हुआ, सही एक क्रम में बना हुआ सॉल्यूशन। The rights and duties arising out of the state succession impact not only the state involved but also the broader international community। यानी कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज मिलते हैं सक्सेशन स्टेट को, वो सिर्फ उस स्टेट के लिए ही नहीं होते हैं जिनसे वो बना है, लेकिन वो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब अब आपको जो राइट्स, वो अथॉरिटी, ड्यूटीज मिली है, वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मिली, क्योंकि अब आप भी नया देश बन गए हो, तो आप इंटरनेशनल लेवल के आदमी हो गए हो ऐसा। उसके बाद बोला गया है ensuring that the global governance remains stable and orderly even in the face of state transformation। यानी कि जो भी ग्लोबल गवर्नेंस है वो हमेशा स्टेबल रहे, इसका प्रयास किया जाता है, और ऑर्डरली इवन इन द फेस ऑफ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट ट्रांसफॉर्म होता है तो उस टाइम। हेलो सर, आवाज़ गई। हेलो 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 सर। Not only the states involved but also the broader international community। यानी कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो कि किसी एक स्टेट सक्सेशन के दौरान मिले हैं नए राज्य को, वो सिर्फ अपने राज्य से संबंधित नहीं होता है, बल्कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिलेटेड होता है। जैसे कि मान लो एक नया देश जब बनता है, उसको जो अधिकार और ड्यूटीज मिलेंगे, अब वो सिर्फ उसके नहीं रहे, वो पूरे इंटरनेशनल लेवल के बन चुके हैं, क्योंकि उसके जो राइट्स एंड अधिकार हैं वो दूसरे जो देश हैं उनको अफेक्ट करेंगे। इसलिए अब वो उसके राइट्स एंड ड्यूटीज हमेशा इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए रिलेवेंट हो जाते हैं। इंश्योरिंग दैट द ग्लोबल गवर्नेंस रिमेन स्टेबल, और इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस है, ग्लोबल गवर्नेंस मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गवर्नेंस चल रहा है वो सब स्टेबल रहे, संतुलित रहे, कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई किसी को परेशान ना करे, ऐसा कुछ लेकिन नहीं होता है, बट कोशिश की जाती है। और जो फेस ऑफ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि जिस दौरान एक पुराने स्टेट से नया स्टेट बन रहा होता है, उस दौरान सब चीज ऑर्डरली रहे। ऑर्डरली मतलब प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में रहे, कुछ भी गलत ना हो, सब चीजें प्रॉपर चलती रहे, ऐसा ध्यान रखा जाता है स्टेट सक्सेशन में। समझ गए जी? यस सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अब मिलते हैं कल।